कुछ बातें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में समझते हैं। बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है एएनई में और कैसे इन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। तो 5-7 मिनट का ये लेक्चर होगा और फटाफट जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं डीके के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, डीके कब कहेंगे पेशेंट को डीके है? 3 चीज़ें होनी चाहिए। ब्लड शुगर 11 से ज़्यादा, सो मोर देन 11 मिलीमोल्स पर लीटर अगर ब्लड शुगर है, कीटोन्स मोर देन 3 मिलीमोल और पीएच लेस देन 7.3 या बाइकार्ब लेस देन 15। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब आपका पेशेंट जो है वो डीके में है। सिवियर डीके कब कहेंगे? सिवियर कहेंगे अगर पीएच जो है 7 से कम पीएच है, या फिर जो है कीटोन्स जो है वो 6 से ज़्यादा हैं, या बाइकार्ब जो है वो 5 से कम है, या पेशेंट का जो है जीसीएस जो है वो ऑल्टर्ड है या रिड्यूस जीसीएस है। अगर इसमें से कुछ भी है तो पेशेंट को हम कहेंगे सिवियर डीके है। तो उसको जो है उसको हमें और केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस पेशेंट को आईसीयू जाने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डायग्नोसिस, ये तो हमने बना ली डायग्नोसिस। अब देखना है कि ये डीके हुआ क्यों है, अंडरलाइंग कॉज क्या है इसका। या तो पेशेंट इंसुलिन पे है, उसने इंसुलिन की डोजेज जो हैं वो मिस कर दी हैं, उस वजह से डीके हो गया है। या फिर जो है कोई इन्फेक्शन है तो आपको इन्फेक्शन भी स्क्रीन करना है। या फिर पेशेंट को सीवीए हुआ है या एमआई हुआ है तो ईसीजी करना बहुत ज़रूरी है। या फिर फीमेल पेशेंट है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये जो है कुछ कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स हैं डीके के लिए। तो डीके तो ट्रीट करना ही करना है, लेकिन साथ में ये ज़रूर देखना है कि डीके हुआ क्यों है। उसके बाद जो है अच्छा ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे उसकी अभी बात करते हैं। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट टारगेट्स होते हैं कि जब आप डीके को ट्रीट कर रहे हैं तो कितनी तेज़ी से जो है उसका ब्लड शुगर कम होना चाहिए, कितनी तेज़ी से उसका कीटोन जो है वो नीचे आना चाहिए, या कितनी तेज़ी से उसका एसिडोसिस रिजॉल्व होना चाहिए। तो इसके कुछ टारगेट्स हैं, वो जान लेते हैं। तो क्या है कि एवरी आवर जो है 0.5 मिलीमोल से जो है कीटोन्स कम होने चाहिए। 3 मिलीमोल से जो है बाइकार्ब जो है वो बढ़ना चाहिए, और 3 मिलीमोल से जो है ब्लड ग्लूकोज जो है वो आपका कम होना चाहिए। अगर ये तीनों टारगेट्स जो है मीट हो रहे हैं तो 3 और 0.5, तो 0.5 हो गया कीटोन्स के लिए, 3 हो गया ब्लड ग्लूकोज के लिए, और 3 ही हो गया आपका बाइकार्ब के लिए। अगर ये तीनों टारगेट्स मीट हो रहे हैं एवरी आवर तो इसका मतलब आपका मैनेजमेंट ठीक चल रहा है। लेकिन अगर ये तीनों टारगेट्स फॉर एग्जांपल कीटोनीमिया जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है 0.5 से, तो हो सकता है कि आपको इंसुलिन का जो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़े। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेज कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है आपको इनको आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है, और आप अनलेस आपका पेशेंट जो है वो क्लियरली ओवरलोडेड है, जो कि बहुत ही अनलाइकली सिनेरियो है, क्योंकि डीके के पेशेंट्स जो होते हैं नॉर्मली दे आर 5 to 8 लीटर्स डिप्लीटेड होते हैं फ्लूइड से। तो इनको जो है सबसे पहले आप जो है देंगे नॉर्मल सेलाइन देंगे। कितना, किस रेट पे देंगे? 1 लीटर देंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन दे दिया आपने। जब ये फ्लूइड स्टार्ट किया तो साथ में फिर आप इसके बाद क्या स्टार्ट कर देंगे? फिक्स रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन। इसकी क्या डोज होती है? इसकी डोज होती है 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से जो है इसकी डोज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेशेंट 60 kgs का है तो इसकी डोज होगी 6 यूनिट्स, और अगर 70 kgs का है तो डोज होगी 7 यूनिट्स पर आवर। इस स्पीड से जो है आपका ये इंसुलिन जाएगा। अच्छा, साथ में आपको फ्लूइड्स और भी देने हैं। तो इसके बाद जो फ्लूइड्स का जो है वो मैं नीचे कमेंट में भी डाल दूंगा, लेकिन आपको देना है कि आपने शुरू में तो आपने 1 लीटर फ्लूइड जो है पेशेंट को 1 घंटे में दे दिया। उसके बाद आपको 1-1 लीटर देना है ओवर द नेक्स्ट 2 आवर्स एंड देन अनदर 2 आवर्स। तो 2-2 घंटे के ऊपर फिर 1-1 लीटर और देना है, और उसके बाद 4-4 घंटे के ऊपर 1-1 लीटर और देना है, और उसके बाद 6 घंटे के ऊपर देना है। तो मतलब टोटल कितना हो गया? आपने पहले 1 लीटर दिया ओवर 1 आवर, फिर आपने अनदर 1 लीटर दिया ओवर नेक्स्ट 2 आवर्स, 1 लीटर उसके बाद 2 घंटे के ऊपर, उसके बाद अनदर 2 लीटर ओवर द नेक्स्ट 8 आवर्स। तो मतलब 4-4 घंटे के ऊपर 1-1 लीटर, और उसके बाद 6 घंटे के ऊपर आपने 1 लीटर फ्लूइड दिया। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं नीचे कमेंट में भी इसका जो है स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। अच्छा, साथ में आपको क्या अब मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो अब इसमें जो आपने सबसे पहला जो बैग दिया है वो तो आप देंगे विदाउट पोटासियम। नॉर्मल सेलाइन आपने दे दिया, अनलेस के पेशेंट का पोटासियम जो है अगर पेशेंट का पोटासियम जो है वो लो है, फॉर एग्जांपल आप ट्रीटमेंट शुरू करने जा रहे हैं और पेशेंट का पोटासियम जो आपने चेक किया जब डीके का पेशेंट आया और उसका पोटासियम है लेस देन 3.5, तो फिर ये सीनियर रिव्यू की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अगर आपने इंसुलिन स्टार्ट कर दिया तो उसका पोटासियम और गिर सकता है। तो इसको पेशेंट को सीनियर रिव्यू की ज़रूरत है। लेकिन अगर उसका पोटासियम जो है वो 3.5 to 5.5 के बीच में है, तो जब आप सेकंड बैग ऑफ आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप पोटासियम ऐड कर देंगे। कितना? 40 मिलीमोल ऑफ पोटासियम जो है इसको स्टार्ट कर देंगे साथ में। ठीक है, और हर बैग के साथ जो है उसको पोटासियम जाएगा। तो हमारा टारगेट एक ये होता है कि हमें पोटासियम जो है वो कितना मेंटेन करना है, वो 3.5 to 5.5 के बीच में मेंटेन करना है। लेकिन अगर पोटासियम जो है वो 5.5 से ज़्यादा है तो पोटासियम नहीं देंगे। अगर
3.5 to 5.5 जो कि नॉर्मल रेंज है पोटासियम की, अगर उसके बीच में पोटासियम है तो हमें पोटासियम जो है वो पेशेंट को देना है। ठीक है, तो हमने फिक्स रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन दिया, हमने इसको IV फ्लूइड्स दिए, और साथ में अगर पोटासियम उसका नॉर्मल रेंज में है तो इन्फ्यूज़ करेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा है तो नहीं देंगे। इसके बाद जो है और क्या करना है आगे जो है, इसको हमें अब देखना है कि DKA जो है वो उसका रेजोल्यूशन कब होगा। अगर जो है आपका ब्लड ग्लूकोज जो है वो 11 से या 11 से कम हो गया है, 11 मिलीमोल पर लीटर से कम हो गया है, कीटोन्स जो हैं वो 0.5 या 0.5 से कम हो गए हैं, और जो pH है वो मोर देन 7.3 हो गया है। अगर ये तीनों चीज़ें आ गई हैं तो इसका मतलब आपका DKA जो है वो रिजॉल्व हो गया है। और इसके बाद क्या है कि अब हमें देखना है कि पेशेंट को अगर DKA रिजॉल्व हो गया तो हम फिक्स रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन को बंद कर देंगे, लेकिन कैसे बंद करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका पेशेंट जो है, अब DKA पेशेंट का रिजॉल्व हो गया है, पेशेंट अभी भी जो है वो खा पी नहीं रहा है, सो पेशेंट इज़ नॉट ईटिंग और ड्रिंकिंग, बट DKA इज़ रिजॉल्व्ड। तो अब आप क्या करेंगे, पेशेंट को फिक्स रेट से वेरिएबल रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन जो है उस पर शिफ्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर लोकल ट्रस्ट गाइडलाइंस या लोकल जो भी आपकी हॉस्पिटल की गाइडलाइंस हैं। ठीक है, अगर जो है पेशेंट हैज़ स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, अगर पेशेंट ने खाना पीना शुरू कर दिया है और उसका DKA भी रिजॉल्व हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले जो पेशेंट अपना जो नॉर्मल जो उसका रेगुलर फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो देंगे उसको उसके खाने के साथ, और उसके आधे से 1 घंटे बाद उसका फिक्स रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन जो है वो बंद करेंगे। तो ये कई बार लोग गलती करते हैं इसमें कि फिक्स रेट जैसे DKA रिजॉल्व हुआ उन्होंने फिक्स रेट इंसुलिन जो है वो बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना है। देखना है अगर पेशेंट खा पी रहा है तो साथ में पहले उसकी आप जो रैपिड एक्टिंग की उसकी अपनी रेगुलर डोज है वो देंगे, और उसके आधे से 1 घंटे बाद जो है हम फिक्स रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन को बंद करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि आपको जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है पेशेंट का, जब आप DKA को मैनेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसके रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को तो ऑब्वियसली, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन को तो आप रोक के रखेंगे, लेकिन उसका जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो आपको कंटिन्यू करना है, वो बिल्कुल भी विदहोल्ड नहीं करना है। अब कुछ चीज़ें और हैं इसमें, जो कुछ हाइलाइट्स क्या हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि अगर आप पेशेंट को मॉनिटर कितनी बार करना है, तो आप इसके आर्ली जब आप DKA मैनेज करें तो आर्ली आप इसका ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, और आर्ली आप इसके कीटोन्स चेक करेंगे, और एवरी 2 आवर फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स एवरी 2 आवर्स आप इसका एक वीनस ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें आप इसका pH देखेंगे, पोटासियम देखेंगे, बाइकार्ब देखेंगे। देखिए, और अगर इसका पोटासियम जो है वो, अगर इसका जो ब्लड ग्लूकोज है वो लेस देन 14 चला जाता है, तो साथ में आप जो है इसको एक डेक्सट्रोज का बैग ऐड कर देंगे, 10% ऑफ डेक्सट्रोज विच इज़ गिवन एट अ रेट ऑफ 125 ml per hour। तो ये कुछ जो है मोटी मोटी बातें अबाउट DKA हैं, और इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। तो DKA की डायग्नोसिस क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, सो ब्लड शुगर ऑफ मोर देन 11 मिलीमोल्स पर लीटर, कीटोन्स ऑफ मोर देन 3 मिलीमोल पर लीटर, और pH ऑफ लेस देन 7.3 और बाइकार्ब ऑफ लेस देन 15। तो ये तो होगी डायग्नोसिस। ट्रिगर फैक्टर्स, कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं, मिस्ड इंसुलिन डोज, और ACS, CVA, इन्फेक्शन या प्रेगनेंसी। अच्छा, मैनेज कैसे करना है, IV फ्लूइड्स देने हैं, फिक्स रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन देना है एट अ रेट ऑफ 0.1 यूनिट पर kg पर आवर के हिसाब से, और अगर जो है, और साथ में जो है पोटासियम को मेंटेन करना है विद इन 3.5 to 5.5। अगर 5.5 से ज़्यादा पोटासियम है तो पोटासियम को नहीं देना है, लेकिन अगर नॉर्मल रेंज में है तो देना है। अच्छा, और अगर जब इसका मैनेज करते हुए इसको मॉनिटर करना है, ब्लड ग्लूकोज आवरली मॉनिटर करना है, और कीटोन्स आवरली मॉनिटर करना है। अगर ब्लड ग्लूकोज जो है वो लेस देन 14 जाता है तो हम साथ में डेक्सट्रोज देंगे, 10% डेक्सट्रोज विच इज गिवन एट अ रेट ऑफ 125 ml per hour। और अगर इसके बावजूद भी जो पेशेंट का ग्लूकोज जो है वो गिरता जा रहा है और वो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहा है, तो हम इसके कंसिडर करेंगे कि हम इंसुलिन का जो रेट है उसको और कम कर दें, तो 0.1 यूनिट से उसको 0.05 यूनिट पर kg पर आवर जो है वो कर सकते हैं। और रेजोल्यूशन कब कहेंगे, रेजोल्यूशन हो गया DKA का जब pH जो है वो मोर देन 7.3 हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज जो है वो आपका जो है 11 से कम हो जाएगा, और कीटोन्स जो हैं वो 0.5 से कम हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं DKA के बारे में। कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको वहाँ समझा दूंगा। और बस यही जो है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान ये रखनी है कि इन पेशेंट्स को आपको प्रोफाइलैक्टिक एनॉक्सापैरिन जो है वो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पहले ही इतने डिहाइड्रेटेड हैं, तो इनमें VTE होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट दीज पेशेंट्स ऑन VTE प्रोफाइलैक्सिस एज वेल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।